मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रदेश में डीएपी का पूरा स्टॉक। कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। डीएपी की आपूर्ति के लिए सरकार प्रतिबद्ध। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने एनटीपीसी और एनएचपीसी के स्वर्ण जयंती समारोह में हुए शामिल। कहा, ऊर्जा उत्पादन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत। प्रदेश में डेंगू के मामलों में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयासरत। स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ने कहा, घरों में लार्वा मिलने पर लगाया जा रहा है जुर्माना। और कुरुक्षेत्र में आयोजित आर्य महासम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। कहा, दयानंद सरस्वती के विचारों से समाज व देश को मिली नई राह। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सभी किसानों से अनुरोध किया है कि वे किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। सरकार प्रदेश में डीएपी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि रबी फसलों की बुआई में किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। आज के दिन डीएपी का 23,118 मीट्रिक टन स्टॉक विभिन्न जिलों में उपलब्ध है। अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के विभिन्न जिलों में 9,172 मीट्रिक टन और डीएपी प्राप्त हो जाएगी। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेता किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हरियाणा में खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और उसका वितरण भी सही तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में डीएपी स्टॉक पिछले वर्ष की मांग के बराबर ही है। कांग्रेस के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस और कुछ लोग इस प्रकार के कांग्रेस के नेता किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हरियाणा में खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और उसका वितरण भी सही तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है। भारत सरकार ने हरियाणा को नवंबर माह के लिए 1,10,200 मीट्रिक टन डीएपी आवंटित किया है। आज के दिन डीएपी का स्टॉक 23,118 मीट्रिक टन विभिन्न जिलों में उपलब्ध है। अगले 2 से 3 दिनों के भीतर राज्य को विभिन्न जिलों में 9,172 मीट्रिक टन डीएपी और आ जाएगा। ने कहा कि राज्य सरकार ने आढ़तियों के हितों के लिए काम किया है। सरकार ने आढ़तिया कमीशन 46 रुपए प्रति क्विंटल को बढ़ाकर 55 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। 9 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने सभी राइस मिलर्स की सभी समस्याओं का समाधान करते हुए प्रदेश में सीएमआर डिलीवरी के लिए सभी राइस मिलर्स को 31 अगस्त 2024 तक 62.58 करोड़ रुपए बोनस दिया है। सरकार द्वारा फसल खरीद के लिए बाद 72 घंटों के अंदर किसानों के खातों में पैसा पहुंचाने का काम भी किया है। अब तक राज्य में 50,46,872 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है, जिसके एवज में किसानों को 11,296 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सरकार की किसान हितैषी नीतियां कांग्रेस को हजम नहीं हो रही हैं। किसानों के हितों का दम भरने वाली कांग्रेस के लिए किसानों का नहीं बल्कि उनका अपना स्वार्थ सर्वोपरि है। सरकार द्वारा किसानों की फसल का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। फसल खरीद के बाद 72 घंटे के अंदर अंदर किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस खरीफ सीजन में धान के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 4,84,927 किसान पंजीकृत हैं। इस बार धान खरीद के लिए 60 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया। अब तक 50,46,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है, जिसकी एवज में किसानों को 11,296 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान सीधा उनके खाते में दिया गया है। यही बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है। किसानों के हितों को दम भरने वाली कांग्रेस के लिए किसानों का नहीं बल्कि उनका अपना स्वार्थ सर्वोपरि है।
ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र की देश की 2 अग्रणी कंपनियां एनटीपीसी और एनएचपीसी ने नई दिल्ली में अपना 50वां स्थापना दिवस यानी स्वर्ण जयंती समारोह मनाया। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के जयंती के अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने एक कॉफी टेबल बुक समत्वम और बच्चों के लिए कॉमिक बुक जल से ज्योति का विमोचन किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 दशकों में दोनों कंपनियों का भारतीय विद्युत क्षेत्र में स्थिरता और निरंतर आपूर्ति के लिए दिया गया योगदान बहुत अहम है। ऊर्जा भगवान का स्वरूप है और आगे आने वाले दिनों में इसकी मांग और भी बढ़ने वाली है। ऐसे में ऊर्जा उत्पादन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए एनटीपीसी और एनएचपीसी को मिलकर काम करना होगा। डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई हमारे लिए एक चैलेंज होगा। उसके सारे प्रोजेक्शन सब डिपार्टमेंट तय कर लिए हैं। उन प्रोजेक्शंस के हिसाब से हम लोग जो है आगे बढ़े। सबको मिलकर के काम करना होगा और सब मिलकर के काम करेंगे तो ऊर्जा की प्राप्ति भी होगी। ऊर्जा को पैदा करते हुए जो प्रदूषण होगा उसको समाप्त करने के लिए भी अपने अपने काम में लगेंगे। संतुलन बना रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर दोनों कंपनियों को साल 2030 तक गैर पारंपरिक स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली का उत्पादन करना है और एनएचपीसी इस दिशा में पूरी लगन से काम कर रही है। 2070 तक हमको कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करना है, तो इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है आपको रिन्यूएबल ऐड करना पड़ेगा। वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सीईएसएल की ओर से आयोजित विद्युत वाहन रैली को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने ई वाहन सेवा कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। बिजली मंत्री ने कहा कि विद्युत वाहन प्रदूषण कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विद्युत वाहन सेवा कार्यक्रम एक नेक पहल है जिसकी दिल्ली में आवश्यकता थी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने स्वयं भी ई ट्रैक्टर चलाया। शुरू किया गया है, इसका बहुत लाभ खास करके दिल्ली जैसे शहर में इसकी बड़ी आवश्यकता थी और इसको सबसे पहले चरण में हम जितने सरकारी व्हीकल्स हैं, अफसरों की गाड़ियां हैं, हमारे कर्मचारियों के जो वाहन हैं और भी जो उपयोग आने वाले वाहन हैं उनको सबको ईवी सर्विसेज पर लाएंगे ताकि प्रदूषण में कमी लाई जा सके। हरियाणा सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी स्वामित्व योजना में देरी और अनियमितताओं पर कड़ा एक्शन लिया है। गुरुग्राम नगर निगम के एक क्लर्क संदीप द्वारा 50,000 की रिश्वत मांगने की शिकायत पर उसे तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही योजना के क्रियान्वयन में देरी पर 5 अधिकारियों, गुरुग्राम के संयुक्त आयुक्त अखिलेश, अंबाला के संयुक्त आयुक्त पुनीत, उपनगर आयुक्त दीपक सुरा, सोनीपत के उपनगर आयुक्त हरदीप और नूह के कार्यकारी अधिकारी अरुण नांदल का 15 दिन का वेतन काटा गया है। शहरी स्वामित्व योजना के तहत संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आम जनता से रिव्यू के दौरान मुख्यमंत्री आवास पर चले सीएम डैशबोर्ड सेल पर शिकायत मिलने के बाद उपरोक्त कर्मियों पर कार्यवाही की गई। मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को स्कीम के सभी लंबित मामलों को अगले 15 दिनों में क्लियर करने का निर्देश दिया है। डेंगू के मामलों में कमी लाने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी तैयारियां अमल में लाई जा रही हैं। इन प्रयासों के साथ साथ आमजन से भी अपील की जा रही है कि वे अपने घर या आसपास के स्थानों में पानी को जमा ना होने दें। मलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को निरंतर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में चिकित्सा शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार करना और प्रत्येक सरकारी मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना की दिशा में कार्य किया जा रहा है। साथ ही मेडिकल कॉलेजों में विशेष ट्रॉमा केयर डिलीवरी सेंटर का विकास करना है ताकि रेफरल में कमी आए।
हरियाणा में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और जांच से लेकर फॉगिंग तक जरूरी कदम उठा रहा है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि अब तक हरियाणा में लगभग 4,329 से ज्यादा मामले संज्ञान में आए हैं, जिनमें से लगभग 1,226 मामले पंचकुला जिले से हैं। डेंगू से 2-3 लोगों की मृत्यु भी हुई है और वह भी पंचकुला से ही है। उन्होंने बताया कि पंचकुला जिले में ही सबसे अधिक प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ी है। पंचकुला के बाद हिसार, करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद में भी डेंगू के काफी मामले मिले हैं। इसका मुख्य कारण इस बार बारिश का सितंबर मास के अंत तक होना है। जब तक तापमान 20 डिग्री से कम नहीं होता है तब तक मच्छर पनपते रहेंगे। जिन घरों में लार्वा मिल रहा है उन्हें नोटिस जारी करने के अलावा जुर्माना भी लगाया जा रहा है। अभी तक 1,03,000 लोगों के चालान किए गए हैं। 98,000 से ज्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है। वहीं रैपिड टेस्ट 10 लाख से अधिक ज्यादा किए जा चुके हैं। और ये केस अब की बात जो बारिश है, देर तक बारिश होती रही, लगभग सितंबर के एंड तक बारिश होती रही, उसके कारण जो वाटर बॉडीज में कलेक्शन या गड्ढों में पानी का इकट्ठा होना या गमलों में पानी, टायर्स में पानी इकट्ठा होना, डेथ रिकॉर्ड हुई हैं। वो 3 डेथ रिकॉर्ड हुई हैं, तीनों पंचकुला जिले से हैं। और पिछले साल इसी समय तक 4 डेथ रिकॉर्ड हुई थी। और प्रॉपर हाइड्रेशन रखें, बॉडी में मैक्सिमम जितना भी पानी पिया जा सके उतना पानी पिएं और डाइट अच्छी मात्रा में डाइट लें। पंचकुला की सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार ने बताया कि अब तक 1200 से अधिक मामले सामने आए हैं, जो साल 2023 की अपेक्षा ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम संयुक्त अभियान चला रहे हैं, जिसकी बदौलत मामलों में कमी आई है। लोगों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। 2024 में 12 के लगभग हमारे अभी तक डेंगू के ELISA पॉजिटिव या NS1 एंटीजन पॉजिटिव केसेस आए हैं। पिछले साल की अपेक्षा थोड़े ज्यादा है, लेकिन उससे पहले साल 2022 की अपेक्षा लगभग 50% है जो पॉजिटिविटी रेट है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट दोनों हाथ से हाथ मिलाकर इसको कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। पंचकुला के नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों ने विभाग की ओर से मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं पर संतुष्टि जताते हुए कहा कि यहां बेहतर ढंग से इलाज हो रहा है और जरूरत पड़ने पर प्लेटलेट्स भी अस्पताल द्वारा मुहैया करवाए जा रहे हैं। 3 दिन में मैंने सारा रिकवर कर लिया। मेरे को प्लेटलेट्स डाउन हो रहे थे मेरे, जो 17,000 तक पहुँच गए थे, लेकिन इनके मेहनत और इनके स्टाफ की वजह से वो आज 21,000 पहुँच गए और मैं उसमें रिकवरी करनी शुरू कर दी हुई है और अभी इंक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे। 2 बार प्लेटलेट्स चढ़ी हुई हैं, चढ़ी गई, जो एक बार यहीं हॉस्पिटल से मिली हैं और अब मुझे पहले से बहुत अच्छा फील हो रहा है। डेंगू की रोकथाम के लिए कैथल जिला प्रशासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उप सिविल सर्जन डॉक्टर नीरज मंगला ने बताया कि जिले के नागरिक अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए विशेष वार्ड बनाया गया है, जहां मरीजों की विशेष निगरानी की जा रही है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि यदि किसी व्यक्ति को बुखार होता है तो वह सरकारी अस्पताल में डेंगू की निःशुल्क जांच अवश्य करवाए। यदि कोई प्राइवेट लैब संचालक डेंगू टेस्ट के ज्यादा चार्ज करता है तो विभाग द्वारा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। कैथल जिले में अब तक डेंगू के सबसे कम 39 केस सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए टीमें पूरे जिले में काम कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मी लोगों को डेंगू से बचाव के बारे में जागरूक भी कर रहे हैं। लास्ट ईयर 116 केसेस थे। डेंगू के लिए रोकथाम के लिए हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रत्येक ग्रामीण स्तर पर काम कर रही हैं। इनका काम है डेली हाउस टू हाउस एक्टिविटी करना, कंटेनर्स, पानी की टैंकियां, गमले, फ्रिज, कूलर, इन सब की ये लोग जांच करते हैं घरों में। और अगर कोई डेंगू पॉजिटिव लार्वा किसी कंटेनर में पाया जाता है तो मकान मालिक को पूरा IEC समझाई जाती है कि कैसे ये डेंगू का लार्वा होता है। उसको तुरंत लार्वा को मौके पे ही नष्ट किया जाता है और नोटिस भी दिया जाता है, जो एक सामान्य प्रक्रिया है।
वहीं कैथल नागरिक अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर सचिन ने बताया कि डेंगू वार्ड में मरीजों के लिए मच्छरदानी वाले बेड रखे गए हैं और साफ सफाई का भी विशेष प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी लोग इस मौसम में मच्छर से बचने का प्रयास करें ताकि वे डेंगू के प्रकोप से बच सकें। करानी चाहिए ताकि खून के नमूने से ही डेंगू की पुष्टि हो सकती है जांच के बाद ही, ताकि उसका इलाज, कोई स्पेसिफिक इलाज वैसे नहीं है, लक्षणों का ही इलाज करना होता है और बॉडी को ये देखना कि डिहाइड्रेट ना हो जाए बंदा, उसके लिए हाइड्रेशन प्रॉपर रखनी पड़ती है, फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखकर वो करके इसका हम इलाज कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरे इस पे नज़र है, बिल्कुल पूरे प्रबंध हैं। किसी भी व्यक्ति को ऐसे लक्षण मिलते हैं तो हर समय स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना है, उसके लिए लोगों के लिए उपलब्ध है और लोगों के लिए कार्यरत है। हर समय स्टाफ, पूरा जितना भी स्टाफ उपलब्ध है लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर देश को नई दिशा दी थी। उनके विचारों से न केवल नई क्रांति आई बल्कि समाज व देश को नई राह मिली। ऐसे में गुरुकुल पद्धति की शिक्षा का भी देश व प्रदेश को आगे बढ़ाने में अहम योगदान रहा है और आज भी इसकी नितांत आवश्यकता है। आज सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से युवाओं की नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है और हमें उन्हें सही मार्ग दिखाना होगा, जिसमें आर्य समाज अहम योगदान दे सकता है। महासम्मेलन में जो गहन विचार मंथन होगा उससे सारी मानव जाति के कल्याण को एक नई दिशा मिलेगी। महर्षि दयानंद जी का लक्ष्य भी यही था, सबको आर्य बनाने से उनका भाव यही था कि सभी अच्छे नागरिक बने। आर्य समाज की शिक्षाएं एवं चिंतन में वह ताकत है जिसमें हम यह कार्य कर सकते हैं। इस दिशा में आर्य प्रतिनिधि सभा रचनात्मक भूमिका निभा रही है। आर्य समाज के गुरुकुलों में युवाओं को देशभक्त, कर्तव्यनिष्ठा और संस्कारवान बनाने में बड़ा योगदान है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के प्रति खेती मिशन की भी जमकर सराहना की। सीएम ने लोगों से आह्वान किया कि अपने प्रदेश व देश को स्वस्थ व आने वाली पीढ़ियों को बेहतरीन वातावरण देना है तो हमें इस खेती को अपनाना होगा। वहीं आचार्य देवव्रत ने कहा कि स्वामी दयानंद ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देश की धरती को विदेशी शासन से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया। देश के युवाओं में चरित्र निर्माण और संस्कार देने का कार्य आर्य समाज बखूबी कर रहा है। चाहे प्रजा से माता पिता के तुल्य भी प्यार करता हूं तो भी अच्छा नहीं होता। ये स्वामी दयानंद ने अंग्रेजों को कहा और उन्होंने कहा मैं उस दिन की प्रतीक्षा करता हूं कि कब विदेशी शासक यहां से जाएं और भारत का पुनः अपना स्वराज्य स्थापित हो। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा के गांव कनीपला में भाजपा सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले में 3 लाख नए भाजपा सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पार्टी का हर कार्यकर्ता इस सदस्यता अभियान में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी और भाजपा का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गांव कनीपला को 33 केवी के पावर हाउस और 21 लाख रुपए की अनुदान राशि की सौगात भी थी। एक भी व्यक्ति न छूटे, हर व्यक्ति इस पार्टी का सदस्य बने, ताकि पिछले 10 वर्षों के अंदर हमने देखा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। गांव की जो कुछ मांगे दी हैं, चाहे ये खेल स्टेडियम की बात है और हरिजन चौपाल की बात है और मैरिज पैलेस कम्युनिटी सेंटर की बात है, ये खोलने की जो बात इसके अंदर कही गई है मांग पत्र के अंदर, और कुछ और मांगे भी इसमें दी गई हैं।
पावर हाउस बनवाने की बात है। पेहवा से लेकर के कुरुक्षेत्र बाईपास, लाडवा बाईपास और सीधा यमुनानगर को जोड़ने वाला 4 लाइनिंग रोड, ये जल्दी ही इसके ऊपर काम चालू हो जाए। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता का चयन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि सभी विधायकों ने प्रस्ताव पास करके पार्टी आलाकमान को दे रखा है। पार्टी ही इस बारे में फैसला करेगी। उम्मीद है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता का चयन हो जाएगा। रोहतक में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहली बार हरियाणा विधानसभा का सत्र बगैर प्रश्नकाल के हो रहा है। इस बार हरियाणा में मजबूत विपक्ष है। पार्टी के 37 विधायक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि सदन में बोलने के लिए सबको बराबरी का मौका मिले। उन्होंने माना कि प्रदेश में कांग्रेस का संगठन न होना भी विधानसभा चुनाव में हार का एक कारण है। हालांकि पूर्व विधायक कर्ण सिंह दलाल की अध्यक्षता में बनी कमेटी हार के कारणों की समीक्षा कर रही है। वो हमने प्रस्ताव पास करके दे रखा है, पार्टी फैसला करेगी, जिसका भी करेगी, और मेरे को लगता है महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ही होगा। वही क्यों विपक्ष में हमें ना कंडक्ट करेंगे। सारे हमारे नेता हैं, 37 विधायक, मजबूत विपक्ष है हरियाणा में। स्पीकर नेवर स्पीक्स बट ही मेक्स अदर्स टू स्पीक। तो सबको बोलने का मौका दिया जाए। चुनाव आ रहे हैं पर लड़ाई नहीं आ रहे, हम लड़ाई लड़ेंगे। हार के कारण की क्या समीक्षा, वो कर्ण सिंह दलाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। वहीं कल दिल्ली में हुई कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में हरियाणा में हार के कारणों पर चर्चा की गई। चेयरमैन कर्ण सिंह दलाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उपस्थित 39 विधायकों ने बताया कि भाजपा ने कांग्रेस के वोट बैंक को प्रभावित किया है। उन्होंने ईवीएम को लेकर भी आरोप लगाए। बैठक के बाद कर्ण सिंह दलाल ने बताया कि हरियाणा का चुनाव कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन रातों रात यह बदल गया। सभी विधायकों से ली गई राय में यही तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। इसकी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी जाएगी और उसके बाद कोर्ट जाएंगी। धर्मपाल मलिक जी, जितेंद्र बघेल जी जो हमारे सह परिवारी हैं, हमारे कई पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्री हैं, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने अपने जो अनियमितताएं उन्होंने देखी, जो मल प्रैक्टिसेस को उन्होंने भुगता है, जिसकी वजह से वो चुनाव हारे हैं, वो सारी बातें उन्होंने हमें बताई हैं। हमारी कमेटी का जो मैंडेट है वो पार्टी की राजनीति से हमारा लेना देना नहीं। हमने केवल जो सरकार के अधिकारियों ने अपने पदों का दुरुपयोग किया है, जो हमारे उम्मीदवारों के साथ सरकार ने ज्यादती की है, चुनाव के अंदर जोर जबरदस्ती की है, कांग्रेस के जीते हुए चुनाव को किस तरीके से हराने का काम किया है, वो सारी बातें हमारे सामने आई हैं और ये अब हम पार्टी हाईकमान को बताएंगे, उसके बाद फैसला होगा, आपको बता देंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पंचकूला में गोपाष्टमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने गौ सेवा की तथा तुला दान भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गो वन धाम कोषशाला को अपने ऐच्छिक कोष से 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि गौ वंश की संपूर्ण देखभाल सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष गौ सेवा आयोग के लिए 400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है, जिसे आगामी वर्ष में बढ़ाकर 510 करोड़ रुपए किया जाएगा। बेसहारा गोवंश की देखभाल की दिशा में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आगामी 3 माह में सड़कों पर बेसहारा गोवंश दिखाई नहीं देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ माता की रक्षा के लिए एकजुट होकर हमें कार्य करना होगा। कब तक गौशाला या नंदीशाला में पहुंच जाएगी, इसकी पूरी बड़ी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। एक भी गौवंश आने वाले समय के अंदर सड़कों पर दिखाई नहीं देगा हरियाणा के अंदर, ये व्यवस्था हमने खड़ी की है। नंदी के लिए प्रतिदिन 40 रुपया घास चारे के लिए अनुदान देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है, ताकि कोई गोवंश वो भूखा ना रहे। यह हमारी सरकार का एक निर्णय है, हमने किया है। इसका बजट भी पहले मात्र 40 करोड़ रुपए था, इसका बजट भी बढ़ा करके हमने पिछले दिनों हमारी सरकार ने 400 करोड़ रुपए का किया है, ताकि कोई भी गोवंश वो सड़कों के ऊपर दिखाई ना दे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नई गौशाला बनाने के लिए CLU लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी। जो किसान देसी गाय का पालन करेगा उसे 30,000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष प्रति गाय का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पानीपत और हिसार में गौ अभयारण्य भी बनाए जा रहे हैं। उस किसान को हमने ये निर्णय किया, उस दिन हमने अनाउंसमेंट किया था कि उस किसान को 30,000 रुपए प्रति वर्ष प्रति गाय देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है, ताकि ये गौवंश सड़कों पे ना दिखाई दे। नैन जिला पानीपत में 50 एकड़ में 3,000 गौवंश क्षमता का एक गौ अभयारण्य बनाया गया है। गांव डूंगर जिला हिसार में भी 3,000 गौवंश क्षमता का एक गौ अभयारण्य बनाया गया है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने अपने कैरियर में नए अध्याय की घोषणा की है। नीरज चोपड़ा ने महान भाला फेंक एथलीट यान जेलेंजी को अपना नया कोच नियुक्त करने का ऐलान किया है। नीरज ने नए कोच का ऐलान करते हुए कहा कि बचपन से ही उन्होंने जेलेंजी के वीडियो देखने में बहुत समय बिताया है। 3 बार के ओलंपिक और विश्व चैंपियन व मौजूदा विश्व रिकॉर्ड धारक जेलेंजी लंबे समय से चोपड़ा के आदर्श रहे हैं। करनाल के महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय में बागवानी खेती को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। समापन समारोह में NDRI के निदेशक डॉक्टर धीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान MHU के कुलपति डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा भी मौजूद रहे। डॉक्टर धीर सिंह ने देश भर से आए वैज्ञानिकों और उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि फूलों की खेती बागवानी का महत्वपूर्ण अंग है, जो कि सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ा हुआ है। MHU द्वारा फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन करना बहुत सराहनीय है। ये कार्यक्रम आने वाले दिनों में किसानों के खेती के तरीकों में बदलाव लाने में काफी हद तक सहायक बनेगा। उन्होंने कहा कि फूलों की खेती अधिक होने से पर्यावरण को सुधारने में बड़ी मदद मिलेगी। फूलों से बनाए गए उत्पाद लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होते हैं। साथ ही फूलों की खेती से निकले फसल अवशेष भी प्रकृति के लिए लाभदायक होते हैं। वहीं विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा ने बताया कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समय की मांग है कि स्मार्ट फार्मिंग सॉल्यूशन पर सभी वैज्ञानिक मिलकर कार्य करें। बेहतर पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य व किसानों की आय बढ़ाने के लिए फूलों की खेती का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश के पर्यटन एवं जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे महान संस्कृति है। यहाँ के संत महात्माओं ने अपने जप व तप की बदौलत समाज को नई दिशा देने का काम किया है। वे आज झज्जर के आदर्श नगर में अपने दादा संत पंडित जानकी दास की स्मृति में आयोजित संत गरीब दास की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ में भाग ले रहे थे। कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हरियाणा में 36 बिरादरी के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार उनकी सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार बनते ही संकल्प पत्र में किए गए वायदों पर अमल होना शुरू हो गया है। 25,000 युवाओं को तुरंत ही नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं, जिससे युवा वर्ग में खुशी की लहर है। किसान, खेतीहर मजदूर, खिलाड़ी, महिला और युवा सहित हर वर्ग के विकास के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जेलों में बहुत सुधार हुआ है। अगर किसी प्रकार की कोई खामी पाई गई तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार निरंतर प्रयासरत है। और अब जो लोगों की को उम्मीद है, ये सरकार बहुत अच्छे तरीके से, चाहे किसान है, खेती और मजदूर है, SC है, BC है, OBC है, हर एक की सेवा के लिए, हर एक के कामों के लिए नायब सैनी जी की सरकार, हम सब तत्प्रिय है। बिल्कुल खूब बढ़िया तरीके से काम करेंगे। का मैं सारे अध्ययन कर रहा हूँ और बहुत अच्छा पर्यटन में जो है हरियाणा को और ज्यादा ऊंचाई पे लेके जाए। अगर कोई भी आपको ऐसा नजर आता, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि कोई आपको कोई ऐसा क्लू नजर आता है कि भी जेल से फोन आया, आप मुझे बता सकते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई। बिल्कुल भी अब हरियाणा की जेलों में ये फोन आने का सिस्टम कतई
बिल्कुल। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।